नमस्ते, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट भारत। मैं उदय प्रताप और आज हमारे साथ हैं बक्सर के चर्चित युवा लेखक और व्यंगकार प्रभाकर मिश्रा जी। आइए हम प्रभाकर मिश्रा जी से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय प्रताप जी। साथ में आपका भी भारत चैनल जिसने हमें इस सामाजिक चिंतन के सामाजिक चर्चा के लिए आपने आमंत्रित किया है, धन्यवाद। प्रभाकर मिश्रा जी, सबसे पहले हम बक्सर के महत्व के बारे में जानेंगे आपसे, क्योंकि बक्सर की एक अलग महत्व है, पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर कहा जाता है बक्सर में। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, देखा जाए तो शुरू से बक्सर पौराणिक भूमि रहा है। जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि बक्सर जो है हमारा महर्षि विश्वामित्र की नगरी है। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन एक होता है। लोग कहते हैं महर्षि विश्वामित्र की ये धरती है, ऐसा नहीं है। महर्षि विश्वामित्र की ये नगरी है। महर्षि विश्वामित्र जो थे गाजीपुर के थे, राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र हुए, उन्हीं के वो पुत्र थे। और यहीं पर आकर जो इसका बक्सर का नाम सिद्धाश्रम था, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो ऋषि मुनि रहते थे वो यहीं पर आकर सिद्धि प्राप्त करते थे, इसीलिए इसका नाम सिद्धाश्रम हुआ। तो महर्षि विश्वामित्र भी यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे, इसीलिए ये बक्सर जो है ये हमारा विश्वामित्र की नगरी कहा जाता है। दूसरी बात है कि वामन भगवान की ये जन्मस्थली है। भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन जी का जन्म भी यहीं पर बगल में ही हुआ था। ये देखिए, ठोरा नदी जो है इसी का संगम स्थल है। ये ठोरा नदी है। अभी पिछले दिन में गया था ठोरा बाबा, जहाँ से ये निकली हुई है, जहाँ से ये नदी निकली हुई है, रोहतास जिला में नौनहर करके गांव है, वहां से। तो ये संगम स्थल है। यहीं पर ये बगल में जो आप देख रहे हैं, यही वामन भगवान का जन्म हुआ था। ये पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है। श्री रामचंद्र जी की ये शिक्षा स्थली है। हम लोग शिक्षा प्राप्ति करने के उद्देश्य से बहुत अलग अलग राज्यों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन भगवान राम यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आए थे। तो गंगा माँ का नैहर है। तो ये तमाम जो पौराणिक जो बातें हैं, ये जो यहाँ से इस धरती से जुड़ी हुई। हनुमान का ननिहाल भी कहा जाता है जी जी, हनुमान जी का ननिहाल कहा जाता है। अहिल्या उद्धार भूमि भी कहा जाता है। महर्षि गौतम की जो पत्नी थी अहिल्या, जो भगवान राम ने अपने चरणों से स्पर्श करके उनको पत्थर से पुनः स्त्री बनाया, तो यहाँ भी मन बक्सर के जब पौराणिक बातों का उल्लेख होता है तो वो भी इस क्रम में जुड़ता है। तो बहुत सारी पौराणिक ग्रंथों में जो चर्चाएं हैं वो इस यहाँ पर हैं। मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि पर्यटन की दृष्टि से अगर कहा जाए तो बक्सर को डेवलप या विकसित किया जा सकता है। लेकिन प्रभाकर मिश्रा जी, जिस तरह से आप सारी बातों को बताएं, लेकिन ऐसा दिखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बक्सर की एक उदासीनता है पर्यटन के बारे में लेकर। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बक्सर को कैसे सुदृढ़ और विकासशील बनाया जा सकता है? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में जो भी चीजें हैं उसको डेवलप करने का, जो है विकसित करने का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए उसके बारे में। तो दुर्भाग्य तो इस बात का है कि कोई जनप्रतिनिधि आपका आएगा, यहाँ का मान लीजिए कि बक्सर का है, तो अगर बक्सर का जनप्रतिनिधि आएगा तब तो आपके क्षेत्र का विकास करेगा। यहाँ से तो देखिए, आजादी के बाद से 95 के बाद से सोचिए कि 90-95 के बाद से यहाँ बक्सर का कोई पर्सनली कोई सांसद आया नहीं। माने तेज नारायण यादव जी थे, CPIM के सांसद हुआ करते थे, उसके बाद कोई आया ही नहीं इधर में। बक्सर का रहता, मान लीजिए एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आपका परिवार है, आपके अपने परिवार के बारे में आप बढ़िया से नहीं जानते हैं कि हम क्या जानते हैं आपके परिवार में कि क्या है, कैसा आपका परिवार है। उसी प्रकार से बक्सर के बारे में बक्सर के लोग न जानेंगे, जो बक्सर से चुनकर यहाँ से इस मिट्टी से जुड़कर जो बड़ा जनप्रतिनिधि बनेगा वो जानेगा। बाहरी क्या जानते हो तो पूछेगा हमसे कि यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हम उसको बताते हैं, हम उसको करते हैं, फिर उसका उदासीन रवैया रहता है, कोई विकास नहीं। प्रभाकर मिश्रा जी, जैसा देखा जाता है कि आप एक मतलब मुखर होकर किसी भी मुद्दे को सामने रखते हैं, जिस तरह से आप विपक्ष को लेकर या विपक्ष को लेकर इन सारे मुद्दों को आप बारीकी से और एक कहिए तो बहुत मुखर होकर उस बात को बताते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने इन जनप्रतिनिधियों के बारे में बताया, तो बक्सर से कोई ऐसा जनप्रतिनिधि जो मिला हो जो बक्सर के बारे में उनका अपना एक ख्याल रहा हो या वो बक्सर के लिए कुछ करना चाहते हो और किया हो, उसके बारे में बताइए। जी देखिए, बक्सर में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो बाहरी थे या भीतरी कहिए वो कोई गलत थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे राज्यसभा सांसद हुआ करते थे नागेंद्र नाथ ओझा जी, अभी भी है। उन्हीं का जो बक्सर में आपको दिखता है जो पौराणिक छटा जो दिखती है या कुछ उसमें सांस्कृतिक विकास दिखता है, वो उन्हीं का दिया हुआ है। नगर भवन देख लीजिए, भगत सिंह पार्क देख लीजिए, पिपाती रोड देख लीजिए, यानी टाउन में जिन्होंने वो काम कर रहे हैं। और बाहरी क्षेत्र में मान लीजिए कहा जाए तो स्वर्गीय लालमणि चौबे जी थे, उन्होंने भी यहाँ पर 3-4 बार सांसद रहे और वो कैमूर भगवा कराने वाले थे। फिर भी यहाँ पर जो लोकल समस्याएं होती थी, यानी पुल बनवाना या रोड का विकास करना, बाईपास रोड जो है उन्हीं का सब दिया हुआ है। ठोरा पर पुल बनाना वहां पर, इसके बाद गौरा पुल का निर्माण कराना, यानी कहने का अर्थ यह है कि
व्यक्ति जो होता है बाहरी भीतरी ठीक है, वो तो अपना लगा रहता है, राजनीतिक बातें होती है, लेकिन अब काम करने के लिए कोई ये सब बातें नहीं होती है कि हम भीतरी हैं तो कभी काम करेंगे, बाहरी हैं तभी काम करेंगे। ये एक मन में ललक होता है कि हम क्षेत्र को विकसित करके ऐसा करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी हमारा नाम ले। इस तरह से काम होना चाहिए, ये जनप्रतिनिधियों के मन में होना चाहिए। प्रभाकर मिश्रा जी, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव भी है, तो इन 5 सालों में बक्सर को आप कहाँ देखते हैं और बिहार को कहाँ देखते हैं? जहां से हम लोगों ने 15 में शुरुआत की थी, हमारा बिहार तो वहीं पर है। जब गठबंधन की राजनीति हुई, नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी की सरकार बनी, फिर उसके बाद गठबंधन टूटा, फिर भाजपा आई, जोड़ तोड़ की राजनीति होती रही। इसी जोड़ तोड़ की राजनीति के क्रम में हमारा बक्सर पिछड़ते गया। विकास की बातें आज भी देख ही रहे हैं, क्या देश के हालात हो गए हैं। आप विकास के मुद्दे पर चर्चा हो कहाँ रही है? आपको झूठ-मूठ के उल जलूल मामलों में फंसाया जाता है। दिन रात टीवी के सामने कभी भी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा ही नहीं होती है। तो आप जो चीज आपके दिमाग में दिखाया जाएगा, आपके दिमाग में नफरत भरा जाएगा, तो आप क्या होगा? देश गृह युद्ध की आज की स्थिति क्या है? देश गृह युद्ध की तरफ झुक रहा है, जा रहा है, क्योंकि आप एक अलग विचारधाराओं के हैं, हम एक अलग विचारधाराओं के हैं। तो उसमें क्या है कि पट नहीं रहा है, आपके साथ अब झगड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह का बार बार न्यूज पे एक ही बात को दिखाना, झूठ को भी दिखाते दिखाते लोग सच उसको बना देते हैं। बक्सर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हमने आपसे बक्सर के बारे में सवाल किया था, तो आप उसी पे रहते तो बेहतर होता। तो बक्सर के बारे में हमारा यही ख्याल है कि जो जनप्रतिनिधि हैं या हमारा नगर परिषद है, सबका दायित्व बनता है। बक्सर में भी देखे होंगे कि आप अभी कि पूरा भारत में सबसे दूसरे स्थान पर है गंदगी के मामले में हमारा बक्सर। तो अगर जनप्रतिनिधि लोग मिलकर या यहाँ के जो हमारे वार्ड पार्षद जो हैं, नगर के जो हैं, ये सब सारे लोग मिलकर अपना जो काम है, जो अपना कर्तव्य को समझते हुए कार्य को करते, तो इस तरह के हालात नहीं होते। तो हमारा जो बक्सर है डेवलप होता देखते हैं कि यहीं पर बगल में है काशी कहा जाता है, तो इसको मिनी काशी कहा जाता है। काशी में अब जाके देखिए कितना विकास हुआ है, यहाँ पे आके देख लीजिए हमारा स्थिति ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि काशी में जो विकास हुआ प्रधानमंत्री के वहाँ संसदीय क्षेत्र होने की वजह से हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये नकारा नहीं जा सकता है। जहाँ काम हुआ है वहाँ तो कहना ही पड़ेगा काम हुआ है। अरे हम लोग राजनीतिक व्यक्ति थोड़े हैं, हम लोग सामाजिक आदमी है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो देखते हैं कहाँ कौन किया है। यहीं बगल में चले जाइए, आर.के. सिंह भी काम किए हैं, जो आरा के सांसद है। यहाँ बगल में चले जाइए गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी है, बीच में हम लोग का बक्सर है। देखिए दुर्भाग्य है कि नहीं कुछ विकास हो पाया। और दोनों जगह जाइएगा, गाजीपुर और वहां पर आरा में, तो विकास आपको दिखाई देता है। तो ये तो माने कौन कहेगा कि हम ये कोई राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता है या हमारी प्रतिबद्धता है, हम क्यों कहेंगे कि वो खराब है? काम किया है तो उसकी तारीफ होगी है कि काम उन्होंने अच्छा किया है अपने क्षेत्र में। क्या बक्सर में 6 सालों में सांसद जी ने कोई काम नहीं किया? अभी तो कोई बड़ा कार्य दिखा नहीं। कार्य जो होता है वो दिखना चाहिए, काम क्या किए हैं। सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा था, हमने तो सांसद महोदय से यही कहा था कि देखिए एम्स जो है, आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, आपसे एम्स कौन मांगता है? एम्स हमके नहीं चाहिए बक्सर में, हमें कोई हॉस्पिटल नहीं चाहिए। आप बस, हालांकि एम्स का एक क्राइटेरिया है कि बक्सर में नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो मत हो, कोई और भी ट्रामा सेंटर हो या मेडिकल कॉलेज हो, ये आप मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारा ये कहना है कि जो हमारा जो हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल ही है या सिटी हॉस्पिटल है नगर में, उसी को आप सुदृढ़ कर दीजिए। जो जरूरत की चीजें हैं उसमें आप जो जाइए आपको मिले, वही हमारे लिए बड़ी बात है। स्थितियां ये है कि आपका जो वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, डॉक्टर आपके पास नहीं है शुरू करने वाला। आपके यहाँ स्थितियां ये है कि अल्ट्रासाउंड मशीन है, आप उसको शुरू नहीं कर पाए, इधर अभी जाके शुरू हुआ है। आपके पास स्थितियां ये है कि रुई सुई का माने कभी कभी नहीं मिलता है। कभी कभी ये होता है कि कुकुर काटने का और बानर काटने का माने जो दवा है या सुई है वो नहीं मिलता है। तो ये स्थितियां ये है कि बस उसको आप ठीक कर दे जो है हमारा, वही तो हम क्यों मांगेंगे एम्स हमको चाहिए, क्यों मांगेंगे हमको ट्रामा सेंटर चाहिए। तो ये हमारा कहने का अर्थ है कि जो चीज है उसको बना के रखिए, मेंटेन करके रखिए। बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है कि जो चीज है, प्रभाकर मिश्रा जी का कहने का मतलब है जो चीज व्यवस्था है उसको एकदम सुदृढ़ करके रखिए। और प्रभाकर मिश्रा जी ये बताइए कि आपका एक तरह से देखें कि भाजपा से जुड़ाव भी रहा, लेकिन कुछ सालों में आप भाजपा से बहुत नाराज चल रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? लोग कहते हैं कि प्रभाकर मिश्रा जी को कोई पद नहीं मिला, अगर प्रभाकर मिश्रा जी को कोई पद मिल जाता है तो वो बिल्कुल उस बातों से मतलब भिन्न हो जाएंगे, वो एकदम बिल्कुल समर्थक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए शुरू से है कि हम लोग जनसंघ के समय से ही भाजपाई थे। स्थितियां ऐसी हुई कि मतलब आदमी का विचारधारा होता है, विचार होता है। अगर हमारी आपकी विचारधाराएं एक है तो हमको ऐसा लगता है कि आप जब ऊपर जाएंगे तो हमारे बारे में भी सोचेंगे, मतलब कि हमारे विचार के बारे में सोचेंगे, मतलब पर्सनल मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं, विचारधाराएं होती है। उसी तरह से बहुत आशाएं थी मोदी जी से कि अगर इस बार भाजपा की सरकार आती है तो बहुत सारे जो काम नहीं हुए हैं इस बार होंगे, देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं। हम भी 3 साल तक थे, बहुत इंतजार किए, लेकिन ऐसा देखे कि हम रोजगार के बल पर आए थे सत्ता में। क्या प्रभाकर मिश्रा जी को पद मिल जाता तो वो
बिल्कुल खुश हो नहीं, जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, दुखी हमारा मन कब होता है? दुख इस बात का नहीं, होता क्योंकि है। लोगों का कहना है कि आप हमेशा एक व्यंगकार के रूप में और सरकार के खिलाफ लिखते रहते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी लिखते हैं। तो क्या प्रभाकर मिश्रा जी को वाकई में अगर पद मिलता है तो वो इससे नाराज नहीं होते? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, जहाँ भी कोई व्यक्तित्व है, कोई व्यक्ति है, अगर शिक्षित है तो वो अपने जहाँ रहेगा अपना वो प्रकाश खुद वो करता रहेगा। अपना कहने का अर्थ यह है कि वो अपने आप वो चीज को अपने को वहां पर दिखाएगा कि हम अच्छा जो बात है, जो सही बात है, उसको उठा रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि पद की तो बात ही कहाँ है। आप पद किसी को देकर खुश कर दीजिएगा तो उसका बात कहाँ बन कीजिएगा। भाजपा में भी ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो पदाधिकारी हैं लेकिन सरकार की गलत नीतियों का विरोध भी कर रहे हैं कि ना ये तो काम गड़बड़ हुआ है। तो वही बात है कि पद की तो बात ही कहाँ है। बस हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो कम से कम सवाल उठाने का तरीका जानिए, सवाल उठाइए। आप शिक्षा पर बात कीजिए, आप रोजगार पर बात कीजिए, आप स्वास्थ्य पर बात कीजिए। ये हमारी मूलभूत सुविधाएं होती है। बड़े बड़े मैनिफेस्टो आते हैं, चुनाव आता है, उसमें देखे होंगे बहुत बहुत लंबे लंबे लिस्ट में लिखा रहता है। तो आप उन सब चीजों को पूछिए जब वो दोबारा चुनाव आता है तो, कि ये बताइए कि आप जो ये वादा किए थे आप काम किए हैं कि नहीं। तो क्या प्रभाकर मिश्रा जी इस बिहार विधानसभा चुनाव में जो यहाँ के स्थानीय सदर विधायक हैं या स्थानीय आने वाले जो मतलब कि कैंडिडेट होंगे उनसे इन सारे सवालों के बारे में पूछेंगे? बिल्कुल, ये तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कि हम जिस दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं और खुद ही हम वो काम न करें तो कैसे हम दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अब देखिए, कोई दल पार्टी तो रह नहीं गया है। अब तो सारे दलों का, पार्टियों का एक ही विचारधारा हो गया है। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति विशेष होना चाहिए। कौन व्यक्ति शिक्षित है, कौन व्यक्ति अपने वादे पर खरा उतरता है, उन व्यक्तियों को, इतने सारे पार्टियां हैं, इतने सारे लोग चुनाव में आएंगे तो उनको पहचानना होगा कि कौन सा व्यक्तित्व अच्छा है, किसका व्यक्तित्व बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, जो समाज में रहा हो, संघर्षों से आगे बढ़ा हो, उसी को चुनना होगा। इस बार पार्टी जो है दलगत भावनाएं इस बार दब जाएगी। हमारे हिसाब से इस बार चुनाव होने वाला है। लोगों का एक और भी कहना है कि प्रभाकर मिश्रा जी सदर विधायक के बहुत करीबी है, उनके बारे में समर्थन में हमेशा रहते हैं। जिस तरह से बीते कुछ महीनों में उनके ऊपर कुछ इंजाम लगे या यूं कहें कि शराब वाला जो कांड हुआ, उसके बारे में प्रभाकर मिश्रा जी का क्या ख्याल है? देखिए, जो सदर विधायक जी है उनका एक नहीं होता है कि पारिवारिक रिश्तेदारी, अपना पारिवारिक एक व्यक्तिगत संबंध होता है, सबके साथ भी है, सबका अपना अपना होता है। तो इनके प्रति जो है कहने का अर्थ यह है कि शराब कांड में क्या हुआ तो वो तो सब जानता है कि ये तो अपने घर बैठे थे या अपने सर्किट हाउस में बैठे थे। इनके गाड़ी में पता नहीं कोई शराब डाला कि कौन मंगाया, ये व्यक्तिगत तो थे नहीं उसमें। और विधायक है, अगर चाहेगा दारू बेचना तो गाड़ी में 4 दारू कहीं बेचेगा, ट्रक भर के दारू बेचता। तो इन्हीं सब बातों का, छोटी छोटी बातें अगर कल्पना की जाए तो ये सब गलत लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, कोई फंसाया होगा या किसी ने कुछ कहा होगा। तो ये कहने का अर्थ यह है कि सदर विधायक जी से व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए आदमी उसका निर्वहन करता है। लेकिन आपको याद होगा कि हम ही हैं कि एगो विधायक जी से सवालों पूछते हैं कि आप क्या किए हैं, अपना भी मैनिफेस्टो लिस्ट जारी कीजिए। अब चुनाव आ गया है, आपको मान लीजिए पार्टी टिकट देकर भेजेगी तो क्या किए हैं अपना बताइए। तो क्या इस बार आपका उनसे सवाल होगा? बिल्कुल सवाल होगा। उन्होंने हमको एक दिन फोन पर भी हमने बात किया था कि भैया ऐसा कीजिएगा आप कि इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जिन मुद्दों को पिछले बार आप कहे थे मैनिफेस्टो बनाकर जो लिस्ट लाए थे कि हम ये करेंगे, बक्सर में हम वो करेंगे, अपना लिस्ट लेकर आइएगा, जनता को बताइएगा कि हमने क्या क्या किया है। तो उससे जनता प्रभावित होगी, तब आपको फिर से कुछ आपके बारे में विचार करेगी। अंतिम सवाल आपसे, देश के युवाओं को, बक्सर के युवाओं को, जिस तरह से आपने कुछ दिनों पहले हमने आपका वीडियो सुना, आपने लहसुन मोर्चा कह दिया था, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, बात यह होता है कि राजनीतिक जो समीकरण होता है, जो व्यक्ति नीचे के पद से प्राप्त करते हुए ऊपर तक पहुंचता है, अपने मेहनत से, अपने कर्म से ऊपर तक पहुंचता है, तो ऐसा ही सोचता है कि जो हमारे नीचे वाले जो व्यक्तित्व हैं वो उसी तरह का लोग आए। तो अब स्थितियां ये हुई कि जो जिसका जितना बड़ा चाटुकार होगा उसको उतना बड़ा पद मिलेगा। अब नीतीश कुमार का लवंडा पैदा हो गया है, सुशील मोदी। अब बिहार भाजपा में, या भाजपा इतनी बड़ी पार्टी, उसके पास नेता नहीं है। अब नीतीश कुमार का लवंडा केवल पर चुनाव लड़ेगी बिहार में। सुशील मोदी क्या है, वो उसकी औकात क्या है, चाटुकारिता करके ऊपर तक पहुंचा हुआ है। तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करके दूसरे को मौका देना चाहिए। अगर इस तरह का चटुकार ऊपर में बैठा रहेगा तो अपने नीचे तमाम जो एक छोटा सा लहसुन मोर्चा तक का जो पद है, यानी युवा मोर्चा का अध्यक्ष से लेकर एक मीडिया प्रभारी तक का जो पद है, उसी तरह से चटुकार बैठेंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं होगी, कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। इन्हीं लोग के चलते। क्या प्रभाकर मिश्रा किसी की चाटुकारिता नहीं करते? बिल्कुल नहीं। आप तो देखे होंगे, अब तो फेसबुक जो होता है, जैसे कि हमारा मौसम मापने वाला एक यंत्र होता है बैरोमीटर, कि मौसम को बता देता है कि आज बारिश होगा कि आज दिन साफ रहेगा।
रहेगा, उसी प्रकार से फेसबुक एक बैरोमीटर हो गया, यंत्र हो गया है। और फेसबुक पर आपको देखना, आपको किसी को कोई बात बताना नहीं है। आप फेसबुक खोलेंगे, देख लेंगे कि कौन किसका चटुकार है, तो वही बता देता है, फेसबुक में बता देता है कि आप कौन किसका कितना बड़ा चटुकार है। और उसमें किसी को कहने का, किसी को सफाई देने का कोई अधिकार नहीं है। अब तो सब पैमाना बन गया है, वो तो स्केल हो गया है, अब तो फेसबुक नाप दे रहा है सबको। क्या इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में? नीतीश कुमार के चलते इतना यहाँ पर गुस्सा है नीतीश कुमार का। 15 सालों में जिस प्रकार से उसने देश को, बिहार को हमारे गर्त में ढकेलने का प्रयास किया। देखिए, हम फिर शुरू में बोले थे कि जो काम किया है उसका तारीफ होना चाहिए। नीतीश कुमार का पिछला 5 साल सच में उसने काम किया, ये नकारा नहीं जा सकता है। हम पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है कि हम उसको कोई राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा के चलते उनको उल्टा सीधा बोलेंगे, ऐसा नहीं है। काम उन्होंने किया, लेकिन 10 वर्ष में सारा उस पाप को धो दिया। वो जंगल राज की सारी झलकियां देखने को मिली, जो नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने जंगल राज का भय दिखाकर सत्ता में वापसी किए थे, उस सारी झलकियां आपको इस बिहार में मिली। तो ये नीतीश कुमार के शासन सुशासन में देखने को मिला। तो अब आप में और जंगल राज में अंतर क्या रह गया? अब आप फिर कहीं डरवा रहे हैं कि जंगल राज, फिर याद कीजिए कैसा दिन था। फिर ये तो सारा घटना आप में हो रहा है। आप याद कीजिए मुजफ्फरपुर गृहकांड को, क्या हुआ था वहां पर, किस प्रकार से बच्चियों को रखा गया था, इनके पार्टी के लोग नीतीश कुमार जी के। आप लालू यादव का एक गुण था, वो बोलता था केवल कि भूरा बाल साफ करो, लेकिन आज तक किसी को कुछ प्रभावित नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नीच मानसिकता का व्यक्तित्व है कि ये सारे, ये जो कहता नहीं है कर देता है। वो कहा नहीं कि भूरा बाल साफ करेंगे, लेकिन कर दिया है। जाकर पटना में देखिए, किसी भी अस्पताल में जाइए, किसी भी कार्यालय में चले जाइए, सारा अपने गांव का एक जाति विशेष को लेकर भर दिया है। इस वर्तमान बिहार सरकार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं, तो आपके लिए विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प तो यही है कि पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विकल्प ऐसा होना चाहिए कि सारे लोगों से, कि जो सारे दल के लोग पार्टियां यहाँ पर खड़ी होगी, सब हर जगह खड़े होंगे। हर विधानसभा 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, हर जगह से हर दल के करीब करीब 20 गो 25 गो उम्मीदवार होंगे। तो वहां पर चुनाव करना होगा। 25 उम्मीदवार में से कौन बेहतर है। अगर जिस दिन उम्मीदवारों का चुनाव बेहतर ढंग से हो गया, तो उस दिन अगर कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, तो उस दिन हमारे लिए गौरव की बात होगी कि जिसको हमने चुनकर भेजा था वो हमारा जाकर मुख्यमंत्री बना है। तो कोई भी बने, कहने का अर्थ यह है कि कोई भी बने, लेकिन उसमें व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, उसमें वह गुण होना चाहिए कि वो उस काबिल है। धन्यवाद प्रभाकर मिश्रा जी। ये हमारे साथ थे प्रभाकर मिश्रा जी, बक्सर के युवा चर्चित लेखक और व्यंगकार।